चुनावी वर्ष है, विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए सभी पार्टियां पूरे दमखम से मैदान में उतरी हुई हैं। चाहे वो सत्तारूढ़ भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। इसके अलावा जो अन्य छोटे दल हैं वो भी अपनी पैठ बनाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। राजनीतिक फिजा प्रदेश की क्या है और आगे किस तरह से और करवट बदलेगी, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री अभय शंकर गौड़ जी। गौड़ साहब, चुनाव विधानसभा का है, ऐसे में सभी पार्टियां पूरा प्रयास कर रही हैं कि जनता के बीच जाएं, अपनी बात बताएं और चुनाव में फतेह हासिल करें। किन पार्टियों की क्या संभावना दिखती है आपको? देखिए, इस समय मुख्य जो राजनीतिक दल हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी ही मुख्य है और उसकी जो मुख्य विरोधी दल हैं उसके सामने वो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और कांग्रेस है। अब इस समय जो मुख्य चीज़ चुनाव में लोगों के ध्यान में आ रही है, अब चुनाव जैसे से नज़दीक आ रहे हैं, कि हमने क्या मिला हमको पिछले सालों में। तो अब ये जो पिछले सालों में हमको क्या मिला, इसकी जब बैलेंस शीट हर व्यक्ति बनाता है तो उसको बहुत कुछ दिखलाई पड़ता है मिला और बहुत कुछ खोया, क्योंकि खोने के लिए अभी कोरोना काल रहा 1.5-2 साल का, तो सारे काम बंद रहे। दूसरा ये कि महंगाई इतनी ज़्यादा लोगों के सामने आ गई कि हर आदमी उससे घबराने लग गया। लेकिन बैलेंस शीट में जब वो प्राप्तियों की तरफ देखते हैं तो कानून और व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जो गांव-गांव से लेकर के शहर तक लोग उससे प्रभावित है और उसकी थोड़ी सी तारीफ भी करते हैं। जहाँ तक खेती किसानी की बात है तो एक बहुत बड़ा ये अच्छा दौर रहा पिछले 4.5 सालों का कि खेती किसानी में कोई बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा नहीं आई जिसकी वजह से खेती को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। कोरोना का दौर रहा लेकिन फिर भी खेती का काम चलता रहा। दुनिया के हर काम बंद हो गए उस समय थे। मेरे ख्याल से खेती किसानी और ज़्यादा मजबूत हुई कोरोना काल में, क्योंकि हाँ, आपने सही कहा, कोरोना काल में मजबूत हुई और किसान को उसका लाभ भी मिला, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हम किसान हैं, इसलिए हम देखें कि खेती के काम में कहीं कोई बाधा नहीं आई कोरोना काल में भी। अब लेकिन महंगाई ज़रूर एक ऐसा मुद्दा है जिससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं और लोगों के अंदर उसको लेकर के काफ़ी चिंता भी है। लेकिन जब कोई आदमी महंगाई के सामने उनको बता देता है कि इसके बदले में मिला क्या, जैसे छोटा सा उदाहरण ले लें, हरदोई से गंगा एक्सप्रेसवे निकल रहा है। छोटा सा उदाहरण है कि हरदोई में कभी किसी ने सोचा नहीं था, यहाँ के लोग लखनऊ और बरेली जाया करते थे, अब यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया जी। तो ये एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी कुछ लोगों को हासिल हुआ है। और दूसरी बात ये, शिक्षा के क्षेत्र में अब जो स्कूलों की स्थिति पहले थी वो अब नहीं रही। अब यहाँ स्कूलों में अध्यापकों को जाना मजबूरी हो गया, साथ ही साथ में स्कूलों की दशा भी काफ़ी सुधर गई, स्वच्छता के ऊपर भी काफ़ी, और नकल विहीन परीक्षा भी। और नकल विहीन। और एक चीज़ और ऐसी है जिस पे लोग चर्चा करते हैं और तारीफ भी करते हैं कभी कभी, वो ये है कि जिन लोगों को नौकरी मिली उन लोगों को बिना भ्रष्टाचार की नौकरी मिली। जी, ये बड़ी उपलब्धि है। अभी टीजीटी के अध्यापक नियुक्त हुए तो हमने जब उन अध्यापकों से पूछा कि आपको अपनी नियुक्ति पत्र मिलने और कॉलेज का आदेश मिलने के लिए नियुक्ति का कितने रुपए आपको खर्च करने पड़े, तो उन्होंने कहा कोई नहीं खर्च करना पड़ा क्योंकि इंटरव्यू हुआ ही नहीं। और बिना इंटरव्यू के ये एक योगी सरकार की उपलब्धि मानी जाएगी कि उन्होंने लोगों को नियुक्ति पत्र दिए उनकी मेरिट के हिसाब से। तो जो मेरिट में बहुत अच्छा था उसको, उसमें जो अपना काउंसलिंग में उसने फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखी थी, वहाँ उसकी नियुक्ति मिल गई।
अच्छा, राजनीतिक दल की अगर बात करें, क्योंकि सभी अपने अपने समीकरण बनाने में जुटी हुई हैं, इसको किस तरह देखते हैं आप? ये भी बात आपकी सही है, क्योंकि इस समय जो समीकरणों का दौर चल रहा है, हर दल जो है अपने साथ बहुत से दलों को मिलाने के चक्कर में, जी। क्योंकि राजनीति जातिगत आधार पर ज़्यादा होती है। चुनाव जैसे जैसे पास आते हैं वैसे जातियां लोगों को याद आने लग जाती हैं, और ये जातियों पर आधारित दल बन गए हैं। उन दलों को आपस में जोड़ने की इस समय जो है कवायद चल रही है, और वो प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितने ज़्यादा दलों को जोड़ ले। कांग्रेस की बात करते हैं पहले, तो हम लोग कांग्रेस बिल्कुल निर्जीव हो गई थी। जी। अब प्रियंका गांधी आई हैं, लगातार सड़क पे हैं और जगह जगह जा रही हैं, अपनी जनसभाएं भी हो रही हैं। क्या असर पड़ने वाला है इसमें? कुछ वोट बैंक का इजाफा होएगा, देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीति की परिभाषा ही है कि जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को उजागर करके और उन समस्याओं का एक निदान निकालना ही राजनीति है। तो प्रियंका गांधी ने यही एक काम किया है। वो कांग्रेस जिसको आप कह रहे हैं कि वो निर्जीव हो चुकी थी, उसमें जान डालने का काम कर दिया। वो जो समस्याएं हैं जनता की, उनको वो उजागर कर रही हैं, और मुखर होकर के जनता को अपने साथ जोड़ भी नहीं हैं, और जनता उनके साथ जुड़ भी नहीं है। इस वजह से, एक तो महिला होने की वजह से, जुझारू होने की वजह से, और उनके अंदर जो स्टाइल है अपनी बात करने का, राजनीति करने का, जो इंदिरा गांधी का स्टाइल हुआ करता था, उसकी वजह से भी जनता के बीच उनकी अब बात सुनी जाती है। पहले कांग्रेस की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। क्या वोट में बदल पाएंगी ये? देखिए, इतना बड़ा प्रदेश, और उस प्रदेश में जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन्हीं का दौर रहा है पिछले 30 सालों में। इन्होंने अपने वोट बैंक को जिस तरीके से बनाया है, कांग्रेस अपना वोट बैंक वैसे नहीं बना पाई, क्योंकि इसके पीछे मुख्य कारण जो है वो केंद्र की जो कांग्रेस की राजनीति है वही प्रभाव डालती है उत्तर प्रदेश में। जबकि उत्तर प्रदेश से आप अगर देखिए, कांग्रेस की सोनिया जी भी नहीं, राहुल जी भी उत्तर प्रदेश से ही संसद में गए, लेकिन वो जो दबदबा बनना चाहिए था वो दबदबा नहीं बन पाया। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना वो दबदबा उत्तर प्रदेश में बना लिया, इसीलिए वो आज केंद्र की सत्ता में भी मुख्य रूप से हैं। आपने बसपा का जिक्र किया। बसपा 2017 के चुनाव में बसपा का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा, जबकि ये उम्मीद लोग नहीं कर रहे थे। राजनीतिक विश्लेषक थे जो, वो भी बता रहे थे कि बसपा एक अच्छी पोजीशन पे आएगी, लेकिन बसपा एकदम से नीचे जाना, ये कुछ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वही बात जो भी हम कह रहे थे कि यहाँ राजनीतिक दल जातियों से जुड़े हुए हैं, और जातियों में भी सब जातियाँ। अब बसपा में भी जाति नहीं, सब जातियाँ भी जुड़ी हुई। अब उनमें से कुछ सब जातियाँ दूसरे दलों के साथ अपना, पिछली बार भी उन्होंने 17 में जुड़ गई जा कर के, और अब की बार भी जब हम बात करते हैं तो उन जातियों के कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो अपना कुछ अलग विचारधारा अपनी व्यक्त करते हैं। तो ये जब तक ये दल की राजनीति हमारे जाति से जुड़ी रहेगी, तब तक ये दौर ऐसे ही आते और जाते रहेंगे। सपा, इसमें अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा निकाले हुए हैं और काफ़ी एग्रेसिव उसमें हैं, और इस आज उनका एक जो सुभाषपा हैं, वो उनका कार्यक्रम है संडीला में। ओम प्रकाश राजभर हैं, पहले जो योगी जी की कैबिनेट में थे, उसके बाद अलग हुए। वो काफ़ी तब से बहुत एग्रेसिव मोड में है, वो भी उनका गठबंधन हुआ है। इसके अलावा रालोद का भी जानने में आ रहा है कि उनका भी गठबंधन होगा। तो सपा, ये छोटे छोटे जो दल हैं, इनको लेके चल रही है। क्या ये कितना प्रभावी रहेगा? देखिए, ये छोटे छोटे दलों को जो ज़्यादा अपने साथ मिला लेगा, वो उन छोटी छोटी जातियों को मिला लेगा। छोटे दल मिलाने का मतलब छोटी जातियों को अपने साथ जोड़ना है, और जो ज़्यादा जातियाँ जोड़ लेगा, क्योंकि राजनीति फिर वही है, वोट डालते समय कोई आदमी विकास की बात बहुत कम लोग सोचते हैं, कहीं जरूर जाती है, बात करते हैं,
लेकिन वोट डालने के कहने कि हमारी बिरादरी ने यही सोच रखा है कि इसको वोट डालेंगे, ये बिरादरी आ जाती है उस समय याद। और इसीलिए जो जितने भी प्रमुख दल हैं, इसीलिए उन्होंने अपना राजनीति का केंद्र भी सत्ता पाने के लिए इसी को बना रखा है कि हम कितने दलों को जो विभिन्न जातियों से जुड़े हुए हैं उनको अपने साथ जोड़ लें, इसलिए हमारे वोट में प्लस होता जाए, माइनस कहीं ना रहे। उसी में आपने जिस तरीके से राजभर की बात करी, तो वो भी उसी तरीके से एक जाति से अपना नाता रखते हैं और वो जाति की वजह से उनका अपना एक दल उन्होंने बना रखा है और उस दल से वो अब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ाव अपना कर रहे हैं। तो ये चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, विशेष तौर पे ये दो ही दल ऐसे हैं इस समय जो अपना गठबंधन करने में लगे हुए हैं और इस गठबंधन करने की जो कंपटीशन है उसी के आधार पे हम लोग ये कहते हैं कि अब की बार आर पार। भाजपा की बात करते हैं। भाजपा चूँकि सत्ता में है, थोड़ा सा नाराज़गी भी हो जाती है, बहुत से चीज़ें पब्लिक को अच्छी लगती हैं, कुछ नीतियां पब्लिक को ख़राब लगती हैं और ये वो होते हैं जो वोट दे चुके होते हैं, बहुत से नए लोग भी जुड़ते हैं। भाजपा की क्या संभावना आपको दिख रही है? देखिए, जहाँ आप दल की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे बहुत बड़ा दल, अब चुनाव जैसे जैसे आते हैं एक चीज़ एनालिसिस हम लोग जब करते हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग, तो हम लोग धरातल पर देखते हैं जाकर के राजनीति में चुनाव आते समय कैसे हम किस बारे में किसको भ्रमित कर दें और वो वोट ले लें। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिक है, ये एक बहुत बड़ी कला है और इस कला में जो माहिर है, जो इस कला में अपना हाथ मार ले जाता है, वही सत्ता पा लेता है। अगर देखा जाए तो इन पिछले 5 साल में योगी सरकार ने बहुत काम किए, उनका दावा भी है और काम कुछ दिखते भी हैं। जैसे कि एक तो उनका लक्ष्य था, पहले संकल्प था राम मंदिर निर्माण का, वो शुरू हो गया है। दूसरा, जैसे आपने भी मेडिकल कॉलेज की बात कही, हरदोई में भी मेडिकल कॉलेज बना, इसके अलावा 9 और मेडिकल कॉलेज तैयार हैं। गड्ढा मुक्त अभियान हो, उज्ज्वला योजना हो, PM स्वनिधि योजना हो, इसके अलावा कई योजनाएं योगी सरकार ने चलाई। एक तो लॉकडाउन के समय जो राशन जो वितरण होना था वो अब भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का भी पूरा विश्वास है कि जो उसने किया उसका जो फल है वो जनता उसे ज़रूर देगी और आगामी चुनाव में पूरा मतलब भाजपा को ये है विश्वास कि हम सत्ता में वापसी करेंगे। पूरी टीम इस समय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो JP नड्डा जी हों अध्यक्ष, और चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, लगातार उत्तर प्रदेश में है। भाजपा ने पूरी टीम उतार रखी है। पिछली बार जो सीटें मिली थी, और हालांकि पिछली बार एक लहर चल रही थी, इस बार लहर नहीं दिखती है और माना ये जा रहा है कि फाइट देगी अगर तो कोई समाजवादी पार्टी दे सकती है। तो क्या संभावना आपको नज़र आती है कि भाजपा पिछली बार से ज़्यादा सीटें पा सकती है या थोड़ा सा कम हो सकती है? देखिए, सीटों की संख्या का आंकलन करना अभी बहुत जल्दी है, क्योंकि ये तो चुनाव होने के बाद ही हम लोग कुछ असली चीज़ बता पाते हैं कि वोट पड़ गए और ये ट्रेंड रहा आपकी बार। अब फिर ये हमने एनालिसिस करते हैं किस रीजन में किस पार्टी के लिए ट्रेंड रहा कैसा। फिर हम ईस्ट यूपी की बात करते हैं, वेस्ट यूपी की बात करते हैं, सेंट्रल यूपी की बात करते हैं, बुंदेलखंड रीजन की बात करते हैं, उसमें भी सब रीजन है। तो इसलिए अभी ये कह पाना कि सत्तासीन होने के लिए किसको कितनी सीटें मिल जाएंगी, ये तो एक हाइपोथेटिकल बात है, अंदाजा गोली मारना। ये जो कृषि कानून प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसको वापस ले रहे हैं, कल विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें ये एजेंडे में है कि कृषि कानून जो है ये इसको वापस लिए जाएंगे। क्या किस तरह का ये प्रभाव डालेगा चुनाव में? कृषि कानून जो वापस हो रहे हैं, इसका प्रभाव देखिए प्लस और माइनस रहेगा,
क्योंकि ये इस पे निर्भर करता है कि वो किसान जो वोट डालने के लिए जा रहा है वो कितना शिक्षित है, कितना जागरूक है और कितना दिग्भ्रमित है। दोनों बातें हैं। अगर उसके अंदर जागरूकता है, अगर वो समझता है कि इस कृषि कानून क्या थे, इस कृषि कानून में किसानों के लिए आने वाले दिनों के लिए क्या था, और दूसरी तरफ वो किसान है जो तात्कालिक रूप से सोच रहा है कि अभी हमारे पास क्या था और अभी हमारे पास से क्या चला गया, तो ये जब किसान इसका तुलनात्मक अध्ययन करेगा अपने अपने तरीके से, अलग अलग वर्ग के लोग, उसका इस पे प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कृषि कानून के वापस होने से किसानों के बीच में एक सकारात्मक जो है संदेश गया है, और इस सकारात्मक संदेश का कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल पाता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। ये तो आने वाले दिनों में पता लग पाएगा। ये थे हमारे साथ अभय शंकर गौड़ जी, जो हम लोगों ने आज प्रदेश के राजनीतिक हालात हैं और जो बन रहे हैं उस पर चर्चा की। मैं सर्किल के लिए सुधांशु मिशन हूँ।